हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम बिल्कुल नया चैप्टर, कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके 10th क्लास में, जो कि केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है और लगभग 7 नंबर का ये चैप्टर है। देखो बेटा, ये आपके लिए या 10th क्लास के बालकों के लिए सबसे टफेस्ट चैप्टर में से एक माना जाता है, क्योंकि ये मान के चलो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल है, एसिड है, बेस है, इनको आप किसी न किसी कक्षा में 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आ रहे हो। लेकिन जो कार्बन और इसके कंपाउंड है, ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल एक नया चैप्टर है, क्योंकि अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक इस चैप्टर को कहीं भी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये चैप्टर 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत हार्ड है। लेकिन बेटा आज इस चैप्टर को मैं इतने आसान तरीके से आपके सामने लेके आया हूं, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं कि आपको ये तुरंत याद हो जाए। जो चैप्टर सबसे हार्ड लगने वाला है, क्या हो अगर वही चैप्टर इजी हो जाए। अपन ये कह सकते हैं कि आप कार्बन को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, और कार्बन आपको भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है ना। इसी बेस पे आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, कार्बन और इस कंपाउंड। सबसे पहले अपन बात करेंगे इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका सिलेबस है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की पॉइंट की। तो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब के बारे में अपन देखते हैं बेटा, की पॉइंट इस चैप्टर की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट कार्बन। कार्बन क्या है, कौन सी बला का नाम है, कहां से आया है, क्या काम आता है हमारे, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। कार्बन का इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे ही कार्बन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है बेटा, हम देखेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी जो आबंध होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कार्बन किस प्रकार से आबंध बनाता है खुद के परमाणुओं के साथ और अदर परमाणुओं के साथ, किस प्रकार से ये बंध बनाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे वर्चुअल जो नेचर ऑफ कार्बन है, कार्बन की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है, कार्बन इतना अनोखा क्यों है, कार्बन क्या कारण है इस प्रकृति में सर्वाधिक यौगिकों में पाया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे जो कार्बन के समस्थानिक है उनके बारे में, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, इनके बारे में भी अपन जानेंगे। फिर उसके बाद में अपना जो सबसे है अपन जो संतृप्त और असंतृप्त यौगिक है कार्बन के, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने जाएंगे। यहाँ संतृप्त यौगिक कहाँ होते हैं, असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ जानेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। फंक्शनल ग्रुप्स है प्रकारात्मक, एक जो क्रियात्मक समूह है, IUPAC नोमेनक्लेचर, यौगिकों का IUPAC में नाम अपन किस प्रकार से लिखते हैं, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से अपने ग्रुप्स दिए गए हैं। आइसोमर्स या समावयवन के बारे में पढ़ेंगे कि जो यौगिक है वो समावयवता किस प्रकार से दर्शाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद में अपन कोई इंपॉर्टेंट जो कार्बन कंपाउंड्स है जैसे इथेनॉल है और एथेनोइक जो एसिड है, इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन से इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से ये रिएक्शन दर्शाते हैं। और सबसे लास्ट में बेटा अपन चर्चा करने जा रहे हैं साबुन एवं अपमार्जक की। तो ये सारे की पॉइंट है इस चैप्टर के अंतर्गत, काफी ज्यादा कीवर्ड्स दे रखे हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। और ध्यान रखना चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक के सारे वीडियो में बने रहना, आपको कंप्लीट चैप्टर यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और इस जो वीडियो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कार्बन एवं इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अपन जो है की पॉइंट में कि कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन है क्या वास्तव में। देखो, अगर अपन बात करें कार्बन के बारे में तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो मैं बात करूं हमारी इस पृथ्वी की, तो इस पृथ्वी में जो कार्बन है अर्थ कस्ट में, भूगर्भ में 0.02% कार्बन की जो मात्रा है हमारी पृथ्वी पर, जो भूगर्भ में है, खनिजों में है, भूपर्वती में जो खनिज है, कार्बोनेट मान लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट मान लो,
कोयला या पेट्रोल मान लो, इन सभी के रूप में 0.02%। ठीक है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। आपने देखा होगा वायुमंडल की गैसों का संगठन, जिसमें अपन बात करते हैं औसतन 78% अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की, 21% बात करते हैं अपन ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, 78 नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सभी शेष गैसें हैं उनका मिश्रण होता है। तो देखो अपन यह जानेंगे कि इतनी कम मात्रा में हमारी पृथ्वी पे मान लो या वायुमंडल में मान लो, इतनी कम मात्रा में कार्बन होते हुए भी इस संसार में लगभग 90 से 90 to 95% थिंग्स या मैटर्स ऐसे हैं, पदार्थ ऐसे हैं जो बिना कार्बन के नहीं बने हुए। लगभग सभी कार्बन, यहां तक कि अपनी जो कंप्लीट बॉडी है बेटा वो भी कार्बन आधारित है। अपन जो भोजन करते हैं वो भी कार्बन पे आधारित है। मतलब सारे जो कंपाउंड है उनमें कार्बन है। तो आज अपन ये बेसिकली ये जानेंगे कि ये कार्बन इतना कम मात्रा में होते हुए भी इसमें कैसे इतने गुण है कि ये इतनी सारी चीजों में पाया जाता है। ठीक है, देखो बेटा आगे सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बन के सिद्धांतों के बारे में। तो कार्बन के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था बर्जीलियस। बर्जीलियस बेटा ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल प्राकृतिक रूप से ही होता है, प्रकृति में ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, इसे कृत्रिम रूप से कोई भी व्यक्ति प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो किसने दिया जैव शक्ति का सिद्धांत? बर्जीलियस ने। लेकिन इस सिद्धांत का कुछ ही समय बाद में खंडन कर दिया गया। किसने खंडन किया? फ्रेडरिक वोलर ने। इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में जो अमोनिया सल्फेट था और पोटेशियम साइनेट, इनसे एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया, और प्रयोगशाला में इसका निर्माण करके ये दिखाया कि वोलर साहब आप जो भी कह रहे थे वो असत्य है, कि बर्जीलियस ने जो कुछ भी कहा था वो असत्य था, कि अपन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी अकार्बनिक पदार्थों से कर सकते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके वोलर ने इसको असत्य सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब अपन कार्बन के बारे में थोड़ा सा और परिचय देखते हैं कि कार्बन है क्या। देखो बेटा, मैं बात करूं कार्बन की, तो सबसे पहले आपकी जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें जो कार्बन होता है वो 6 नंबर पे आता है। जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, प्रतीक होता है इसका C। जो कार्बन है उसका प्रतीक होता है C, सिंबल। ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो होता है 2 और 4। या अपन बात करें 1s2 2s2 2p2। बेटा ये परमाणु की कक्षाएं होती है जिन्हें S, P, D और F ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, तो अपन कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से भी लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से भी लिखते हैं। लेकिन अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने 10th तक अपने यही चलेगा कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 2 और 4। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें 6 ही तो प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, और जो इसका द्रव्यमान है वो 12 हो जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 ही है। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो ये कार्बन की स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कार्बन की स्ट्रक्चर है। इसके जो केंद्र है इस भाग में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अपन बात कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन और 1 2 3 4 5 और 6 ही न्यूट्रॉन। मतलब इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग है उसके योग के बराबर हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अपन बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले भी बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाकी की सभी कक्षाओं में के बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो कार्बन की पहली कक्षा में ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, प्रथम कक्षा पूर्ण हो जाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षाओं में चले जाते हैं। तो इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अगर आपको ये पूछे कि कार्बन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका जो सिंबल होता है C होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है।
इसके अलावा अपन बात करें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वैलेंसी 4 होती है। देखो बेटा, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो क्या करें? तो दो कंडीशंस बनती है। पहले दो कंडीशन बनती है कि आप ये कहो कि सर कार्बन है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके कार्बन धनायन बना ले, C4+। या अपन बात करें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4 बना ले। या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। तो ये दो चीज होती है कार्बन के पास, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन त्याग दे। लेकिन कार्बन के लिए ये दोनों ही प्रक्रिया करना थोड़ा मुश्किल है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C+4 धनायन नहीं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4 ऋणायन नहीं बना सकता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले कार्बन परमाणु के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना असंभव होता है। यह भी हो सकता है कि प्लस और माइनस या माइनस माइनस जो आवेश है उनके मध्य प्रतिकर्षण हो जाए, जिससे कार्बन का स्थायित्व नहीं रहेगा। बात करें कि कार्बन C4+ नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा, इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि इसके पास अनसफिशिएंट है। तो परमाणु न तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, परमाणु जो कार्बन का परमाणु है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो फिर इसके पास क्या उपाय है? तो कार्बन क्या करता है, अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ या किसी अन्य दूसरे एलिमेंट्स के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, सहसंयोजी या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो आबंध बनाकर अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, पूर्ण करता है। ठीक है, इसके बारे में और आगे देखते हैं। देखो बेटा, देखो कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कोई प्रकार का आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बंध नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4-, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो इसकी जो फॉर्मेशन है वैलेंसी है C4- हो जाएगी, जो ऋणायन बनाएगा। बट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, लेकिन ये इसके लिए असंभव है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाला जो कार्बन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉमिंग C+4। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर C+4 बना ले? तो अपन कहेंगे कि नहीं, ये भी इसके लिए क्या है? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये बनाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के लिए, जो कि इसके पास नहीं है। तो ये दोनों ही क्रियाएं असंभव है। तो ना तो ये C4- बना सकता है, ना ये C4+ बना सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति दर्शाता है। देखो जी, अब अपन बात करते हैं कि कार्बन में ऐसे कौन से गुण हैं या कार्बन की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण ये इतनी कम मात्रा में होते हुए भी इस संसार के लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं में विद्यमान होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्बन की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, या कार्बन में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसके कारण जो कार्बन है इस संसार की लगभग प्रत्येक वस्तु में पाया जाता है। तो कार्बन के मैत्रीपूर्ण व्यवहार, देखो कार्बन है ना फ्रेंडली व्यवहार करता है सबसे, जो मिला उसे मित्र बना लिया, जिंदगी में इसने मित्र बनाना सीखा है, सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, मित्रता के साथ आबंध बनाता है। तो इस मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण है ना मित्र, अगर आप लोग मित्र बनाओगे तो समाज में आप चारों तरफ आप ही का तो वर्चस्व रहेगा, सभी आप ही लोग की कहेंगे भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बालक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कार्बन है ना बड़ा सीधा सादा सा एलिमेंट्स है, बहुत भोला सा एलिमेंट्स है। ये अन्य सभी परमाणुओं के साथ या अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, मतलब ये बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड? केल्विन बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति दर्शाता है। और मुख्य रूप से इसकी दो विशेषताएं कौन सी है जिन्हें अपन कहेंगे? एक तो होगी टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुसंयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, भी अपने पढ़ा ना, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं कार्बन की बाह्यतम कक्षा में। तो ये क्या करता है? 4 अन्य परमाणुओं के साथ फॉर
अदर जो एलिमेंट्स है, जो अन्य परमाणु है, उन परमाणुओं के साथ क्या बना लेता है, बंध बना लेता है, और बंध बनाकर क्या बनाता है, यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से कर लेता है, नाइट्रोजन से कर लेता है, सल्फर से कर लेता है, जो मिले सबके साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके पास 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनके साथ बंध बनाता है, जिसके कारण प्रकृति में चारों तरफ कार्बनिक अणु दिखाई देते हैं। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं श्रृंखलन या केटेनेशन का गुण। केटेनेशन क्या होता है, तो कार्बन अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा एक लंबी चेन बनाता है, जुड़ते चले जाए, कार्बन से कार्बन जुड़ गया, 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 कार्बन, एक लंबी चेन बनाने की सिस्टम करता है। और कार्बन अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जो लंबी श्रृंखला बनाता है बेटा, उसे केटेनेशन या श्रृंखलन का गुण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है भाई कौन कौन सी गुण। ठीक है, अब ये जो श्रृंखलन है, ये श्रृंखलाएं है ना, ये विवृत हो सकती है, खुली हो सकती है, या साकित हो सकती है, इस प्रकार से साकित हो सकती है, या वलय के रूप में हो सकती है, ऐसे आपस में वलय के रूप में जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, एक सर्कल के रूप में हो सकती है, खुली श्रृंखलाएं हो सकती है, या शाखाओं के रूप में हो सकती है। किसी भी प्रकार से ये अपने ही अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक लंबी चेन का निर्माण होता है, जिसे हम केटेनेशन कहते हैं। तो ये टेट्रावेलेंसी और जो श्रृंखलन है, इसी के कारण कार्बन इस प्रकृति के लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, आप थोड़ा सा माइंड में बैठा लेना कि टेट्रावेलेंसी चतु संयोजकता और केटेनेशन श्रृंखलन, ये दोनों गुणों के कारण कार्बन प्रकृति में लगभग सभी वस्तुओं में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से चर्चा करें, थ्योरिकल देखें। देखो बेटा कैसे अपन बात करें चतु संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण, कार्बन की संयोजकता कितनी है, वैलेंसी 4। ये क्या करता है, अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ मान लो, हाइड्रोजन के साथ मान लो, नाइट्रोजन है, सल्फर है, आदि के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, जिससे अनेक यौगिकों का निर्माण हो सकता है। तो टेट्रावेलेंसी एक तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। सेकंड बात करें अपन श्रृंखलन का गुण केटेनेशन में, तो केटेनेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के अन्य परमाणु के साथ सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, जिससे एक लंबे अणुओं की चेन बनती है, एक बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन या केटेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये यौगिकों में जो श्रृंखलाएं हैं, लंबी श्रृंखलाएं हो सकती है, बिल्कुल सीधी लॉन्ग चेन, या फिर ब्रांचेज हो सकती है, इनकी ब्रांचेज के रूप में हो सकती है, या ये वलय के रूप में उपस्थित हो सकती है। देखो कैसे, अपन एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि देखो कैसे कैसे बना सकता है। सीधी चेन, कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है, या फिर शाखाओं के रूप में, यहां से सीधी चेन और यहां से ये शाखा बढ़, यहां से भी ये हाइड्रोजन की जगह दूसरा कार्बन लग सकता था, तो ये शाखाओं के रूप में, या फिर वलय के रूप में, इस प्रकार से वलय के रूप में, या इस प्रकार से वलय के रूप में कार्बन श्रृंखलाएं बनाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये श्रृंखलन का गुण है। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। तो ये अपने लंबी चेन, शाखाओं वाली चेन या वलय के रूप में चेन का निर्माण करता है। तो ये दो मुख्य विशेषताएं होगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये सब क्यों, कार्बन अपने परमाणु के साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अपन बात करते हैं सहसंयोजी आबंध आखिर होता क्या है। इंट्रोडक्शन तो देखें, इसका परिचय तो देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड आखिरकार कहते किसे हैं। ठीक, तो देखो ध्यान रखें, आपने कहा कार्बन की 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए किसकी आवश्यकता है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन है, इसकी ये नाभिक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, किसी दूसरे परमाणु के साथ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या अपने अन्य परमाणु के साथ बंध बनाता है। तो अपन बंध को कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से
जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो साझेदारी होती है उससे बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा? सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, साझेदारी करेंगे, उससे बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? सहसंयोजी आबंध। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2, ठीक है, मान लो ये एक हाइड्रोजन है, एक नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, इसकी बाह्यतम कक्षा में प्रोटॉन भी एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा? 1, ठीक है। इसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ये क्या करेगा कि अपने दूसरे परमाणु से कांटेक्ट करेगा, भाई कहां गया तू, मुझे तेरी आज बहुत जरूरत। तो भाई बोलेगा बता भाई, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बोले जानवान कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक और एक 2 हो जाए, है ना, एक और एक 2 हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी कहेगा ठीक है भाई मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। तो यहां से इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा बेटा? सहसंयोजी आबंध। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी आबंध। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दो परमाणुओं के मध्य या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकता है या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकता है, कि साझेदारी से बनने वाला आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध, ठीक है। मैं इस आधार पर यह कह सकता हूं कि जो सहसंयोजी आबंध है वो 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। अगर मान लो कि दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही, केवल एक इलेक्ट्रॉन, भाई अब हम तो एक एक ही है, एक एक से बंध बना लो, तो उसे कहेंगे बेटा एकल बंध, सिंगल कोलवेन या कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एकल सहसंयोजी आबंध, ठीक। अगर एक साथ दो परमाणुओं की साझेदारी हो जाए, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, आपके सामने अपन लेते हैं ऑक्सीजन का उदाहरण, O2, ऑक्सीजन का अणु देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये मान लो ऑक्सीजन है, इसके पास बाह्यतम कोश में 1 2 3 4, ठीक, 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पाएंगे। इससे अपनी बाह्यतम कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। तो ये क्या करता है, अपने ही दूसरे भाई के साथ बोले भाई हाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोले कौन मना करता है तुझे, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ले जा। इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, साझेदारी कर लेता है। बोले भाई तेरे पास भी रहेंगे, मेरे पास भी रहेंगे, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। बोले ये तो और खुशी की बात है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 4 तो इसके 6 तो इसके पास थे, 2 इन्होंने इस ऑक्सीजन के ले लिए, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के मध्य कितने बॉन्ड बन गए? डबल बॉन्ड। यानी मैं कह सकता हूं ये जो स्ट्रक्चर है O डबल बॉन्ड O। तो एक ही परमाणु के मध्य कितने बॉन्ड बने? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई, तो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड, द्विबंध, डबल बॉन्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब अपन बात करते हैं क्या हो कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो जाए, एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना इसको। तो ये क्या करेगा, भाई नाइट्रोजन हाँ तुझे भी 3 चाहिए, बोले चाहिए, मुझे भी 3 चाहिए, क्यों ना हम साझेदारी कर ले, बंद बना ले। तो ये दूसरे नाइट्रोजन के पास जाता है, दूसरा नाइट्रोजन भी 1 2 3 जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके बंद के लिए दे देता, तो यहाँ 1 2 3 नाइट्रोजन के मध्य कितने बंद बन गए? एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। तो बेटा इसको हम कहेंगे त्रिबंध। क्या कहेंगे?
त्रिबंध कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बनकर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो सहसंयोजी आबंध था कितने प्रकार का हो गया? 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यदि दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म में एक जोड़ी, एक इसका, अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बेटा हम उसे कहते हैं एकल बंध। ठीक, यदि दो परमाणुओं के मध्य एक साथ दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो अपन उसे क्या कहेंगे? द्विबंध। और यदि दो परमाणुओं के मध्य एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इन बंधों को या इलेक्ट्रॉनों को अपन बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा बिंदु संरचना। क्या कहते हैं? बिंदु संरचना। एक बार तीनों को कंप्लीट करते हैं फिर बिंदु संरचना के बारे में समझते हैं, बिंदु संरचना क्या होती है। ठीक है, बड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो शायद आपको ये सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है समझ में आया हो। एक बार और देख लेते हैं इसके थ्योरी से। थ्योरी देखो बेटा, मैं कह रहा हूं दो या अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के एक भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है, एक या अधिक युग्म की साझेदारी से जो बनने वाला बंध है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्लियर है? अब देखो 3 टाइप का होता है। किस प्रकार से होते हैं ये बंध? देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। सबसे पहले आ गया सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की, कितना? एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध। जैसे मैंने कहा उदाहरण H2 या मैं बात करूं Cl2। हाइड्रोजन में अपने का बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है H बॉन्ड H। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ सिंगल बंध बना लेता है Cl-Cl। तो ये कौन से बंध का उदाहरण बेटा? सिंगल बंध। अगर मैं उसे बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाऊं तो बिंदुओं के रूप में दर्शाता हूं। देखो ये हाइड्रोजन, एक बार और देख लेंगे बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो ये हो गया हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी समाप्त पूरी हुई कि नहीं हुई? हाइड्रोजन का अष्टक था कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों का। अब ये हाइड्रोजन कहता है मैं, बोले मैं क्या, तेरे भी तो है ये, तो तेरे भी है तो तू भी ले जा। इन दोनों बंध के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना उन पर दोनों का हक है। ये जो इन पे आवेश आ रहे हैं उन आवेश के द्वारा ये आकर्षित रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एकदम मजबूत होता है। ये आकर्षण बल इनके मध्य जो पाया जाता है वो क्या होता है बेटा? मजबूत होता है। ठीक है, तो ये दोनों के हो गए। ये बिंदु संरचना बिंदुओं से दर्शा दी। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से भी दर्शा सकते थे अपन। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, जितने चाहिए उतने सामने रख देते, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो ये क्या करता है? दूसरे इलेक्ट्रॉन से सहयोग लेता है। भाई कोई तो आओ मेरे लिए, दूसरा क्लोरीन है। बोले साहब मैं हूं ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए 7। तो यहां से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये देखो, बताओ 7 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए? सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 तो इसके थे, 1 किसका ले लिया? इस क्लोरीन। अगर मैं बात करूं इसकी, इसके पास 7 तो खुद के थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसका आ गया? इस क्लोरीन का। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है बेटा इसे हम कहते हैं एकल बंध। ठीक है, जैसे मैं इसी में बात करूं, एक उदाहरण और H2O, जल के अणु। जल का अणु किस प्रकार से बना? देखो जल के अणु में 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 आता है बाह्यतम कक्षा में, तो 7 और 8। एक अकेला हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि 1 ही तो है इसके पास। तो ये दोनों ऑक्सीजन ये कहता है कि दोनों भाई मेरे साथ आ जाए, एक के साथ में इधर साझेदारी कर लूंगा, दूसरे के साथ इधर साझेदारी। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि मैं बीच में पड़ता हूं, दोनों भाइयों की में जो टकरार है ना, दोनों भाई आपस में नहीं मिल सकते तो मैं मिला देता हूं। तो ऑक्सीजन इनकी टकरार मिटाने आता है बीच में। तो इधर ये हाइड्रोजन से संयोग, इधर हाइड्रोजन से संयोग, HOH, इनकी जो संरचना बनेगी वो HOH। अब आप कहोगे सर इसकी बिंदु संरचना बना दी, बिल्कुल बना दो। कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ठीक है,
बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एक तो इसके साथ बंध बनाएगा, एक इधर बंध बनाएगा। बंध किसके साथ बन रहा है बेटा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रो। तो हाइड्रोजन बोले भाई मेरे को तो मेरी कक्षा दे दे, बोले ले जा। ये कहता है मुझे भी दे दे, तू भी ले जा। दोनों के अष्टक पूर्ण हो रहे, दोनों के जो अष्टक में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 है, इसके पास 2 होने चाहिए थे, 2 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहता है मेरा क्या? बोले आप भी की तो हक है इस पे, हमारे थोड़ी है। तो 4 तो इसके पास थे, 2 इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए, 2 और 2 4, 4 4 8। तो इसकी भी अष्टक पूरे। तो ये तो कहलाती है बिंदु संरचना। क्या कहलाती है? बिंदु संरचना। और ये बंद। ठीक, तो ये सिंगल आबंध हो गया। देखो इसके बारे में एक बार और डिटेल से चर्चा करते हैं कि 2 या अधिक परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो आबंध होता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का अणु। अब अपन बात करते हैं द्विआबंध की, डबल बॉन्ड की। इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। जैसे अभी अपने बात की ऑक्सीजन O2, ठीक है, कैसे बनेगा? O डबल बॉन्ड O। बिंदु संरचना की बात करें तो ये O 1 और 2 ये बंद वाले, बाकी 3 4 5 और 6। अगर मैं सेकंड बात करूं, सेकंड O बिंदुओं के रूप में दर्शा दो, 1 2 3 4 5 और 6। इसके लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे हो गए। अरे 8 पूरे हो गए इसके देखो 6 तो खुद के थे, 2 तो खुद के थे, 2 ऑक्सीजन के हो ले लिए इसके। ये लो, ऑक्सीजन को नहीं डालना गोले में। 2 2 4 4 और 4 8। ये इसकी बिंदु संरचना। तो O डबल बॉन्ड O, तो द्विबंध। ठीक है, और ये इनकी बिंदु संरचना, ये संरचना, ये बिंदु संरचना, ये आणविक सूत्र। ठीक है, डेफिनेशंस देख लो इसकी। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध क्या कहलाता है? द्विआबंध या द्विसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन अणु। अब अपन बात करते हैं ट्रिपल बंध की, त्रिसंयोजी। देखो एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला बंध बेटा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? त्रिसंयोजी आबंध। जैसे मैं उदाहरण लूं, नाइट्रोजन। बताया था आपको नाइट्रोजन के बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो आप डेस खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, इन लाइनों के द्वारा अपन बंध को दर्शाते हैं। ठीक है, एक लाइन का मतलब एक बंध, 2 का मतलब द्वि, और 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इसकी बिंदु संरचना बनाऊं तो 1 2 3, ये 4 और 5। क्लियर है? मैं अगर सेकंड की बात करूं तो इसको क्रॉस से दर्शा दो, 1 1 2 3 4 5। यहां इसके 8 पूरे कर दो, यहां इसके 8 पूरे कर दो। 8 8 है प्रत्येक के कॉलम में। समझ में आ रहा होगा शायद किस प्रकार से आपको ये बिंदु संरचनाएं बनानी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये बिंदु संरचनाएं आपको कंप्लीट करनी। देखो इसकी डेफिनेशंस। 2 या अधिक परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला आबंध क्या कहलाता है बेटा? त्रिसंयोजी आबंध कहलाता है। त्रिसंयोजी आबंध कहलाता है। जैसे N2। ओके, देखो बिंदु संरचना की बात करते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिंदु संरचना यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें अगर अपन बिंदुओं के डॉट डॉट के रूप में दर्शाएं, उनके आबंधों को डॉट के रूप में दर्शाएं, तो इसे अपन क्या कहेंगे? बिंदु संरचना। जैसे H2 की हो गई, O2 की हो गई, N2 की हो गई। अपन ने H2O की बात की। अच्छा, एक अणु है CO2 में बात करूं, आपको ये कहिए कि CO2 की बिंदु संरचना बनाइए साहब, डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कैसे बनाओगे? देखो मैं यहां लिखता हूं कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। तो यहां 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन से, तो कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4।
आपने पढ़ा शुरू में, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा, 4 होती है। तो ये 4 अन्य परमाणु के साथ बंध बना सकता है। तो इसके पास परमाणु कौन से हैं, ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है, 2। तो अगर ऑक्सीजन, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि A++O, तो फिर आगे ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो 2 ही बंध बना सकता है, तो ये संरचना तो संभव नहीं है। मैं करूं कार्बन, कार्बन द्विबंध बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक और द्विबंध बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये संरचना डबल बॉन्ड दोनों के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया दोनों के साथ। इसकी बिंदु संरचना आप कैसे बनाओगे, देखो यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, कितने बंध बना रहा है, 2, 1 और 2, होते कितने, 6, तो 3, 4, 5 और 6, किसके साथ बना रहा है बेटा, कार्बन के साथ। ये कार्बन कितने बंद, 2, 1 2, इधर कितने बंद, 2, 3 और 4, 4 ही तो होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है, चारों कंप्लीट हो गए। देखो आगे किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, ओ 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। देखो क्या होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 7, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, कंप्लीट हो गए। बात करें कार्बन की तो 4 ये कितने हो गए, 8। मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। ये बिंदु संरचना, यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, उनको अगर अपन डॉट के रूप में दर्शाएं तो वो क्या कहलाती है, बिंदु संरचना। अगर मैं बात करूं जैसे CH4 की बिंदु संरचना बनाए साहब, CH4 कार्बन एक है 4 हाइड्रोजन के साथ, तो पहले इसकी संरचना बनाओ कि 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। अब बिंदु संरचना में क्या है, यहां कार्बन 1 बंद 2 3 और ये 4, किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन, एक एक दे रहे सभी। ये हाइड्रोजन के कंप्लीट करो, 1 2 ये 3 और ये चारों, ये जो चारों हाइड्रोजन है कंप्लीट हो गए। अब कार्बन का क्या, देखो कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, बनी बिंदु संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बिंदु संरचना दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपन डॉट के रूप में दर्शाते हैं, तो डॉट के रूप में दर्शाने के कारण इसे क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के इस सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज अपन ने केवल कार्बन का सामान्य से परिचय देखा कि कार्बन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रकृति में कार्बन कितने प्रकार का होता है, और कार्बन का सिंबल्स क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होती है, ये किस प्रकार से जो अपने बॉन्ड बनाता है वो किस प्रकार से बनाता है, ठीक है, और ये डॉट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, तो डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा। इनके बारे में अपन थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए या इसके आगे के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहे, एक बार इसको रिविजन करें। आप चाहो तो डॉट स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। देखो मैं आपके लिए अगर वर्क की बात करूं तो आप बना लो, H2 की बनाओ, आप O2 की बना लो, या अगर अपन बात करें H2O की, CO2 की, या अपने बेसिस पे स्वयं बना के देखें होमवर्क के रूप में, ठीक है। इन संरचनाओं को आप स्वयं बनाएं, ठीक है, या अपन करें NH3 की, या आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, जहां से आप इसको क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब जो व्हाट्सएप चैनल है उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। कोई नई अगर न्यूज़ आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। कोई स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाना हो तो व्हाट्सएप चैनल के द्वारा आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।